एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्धा, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी और विषयांक है चौथा इकाई कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो 8वीं कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए यहाँ जो ये इकाई है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के लेखक के नाम है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा का परिचय हम यहाँ पे देखते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, यानी शंकर दयाल शर्मा का जो आरंभिक शिक्षा है वो मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तो यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा का जो शिक्षा का आरंभ उन्होंने मध्य प्रदेश में की थी और आगे की पढ़ाई है उन्होंने आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ में विश्वविद्यालय में उन्होंने MA, LLB की उपाधियाँ भी प्राप्त की है। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की। PhD यानी डॉक्टर की जो पदवी होती है, किसी भी विषय में हम PhD यानी डॉक्टर की पदवी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। फिर शंकर दयाल शर्मा ने भारत लौटकर राजनीति में वो जुड़ गए। विश्वविद्यालय और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। फिर उन्होंने विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई राजनीतिक यात्रा में उन्होंने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर भी जाकर उनका जो राजनीति की जो यात्रा है उन्होंने समाप्त की। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार के हैं कि देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। ये जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शंकर दयाल शर्मा ने जो पुस्तकें लिखी है वो है देशमणि, हमारे पथदर्शक और प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतक की मूलधारा। ये शंकर दयाल शर्मा की हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पुस्तकें लिखी है वो है। अभी यहाँ पे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यहाँ निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। यानी शंकर दयाल शर्मा ने यहाँ इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री का जो रेखा चित्र है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से लेकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक का जो पद है वहाँ तक वो पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री कर्म करना और सही कर्म करना वो ईश्वर उसको ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उसके जीवन विकास की मूलधार था। तो यहाँ पे कर्म के प्रति अटल श्रद्धा विश्वास रखना, संपूर्ण समर्पण, अपना जीवन विकास है वो उसमें संपूर्ण समर्पण कर देना, वही उनका कर्म का कर्तव्य है।
इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण, भावना, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ सेवा। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठता और सेवा के जो समाविष्ट मूल्य है वो हमें यहाँ पे अभ्यास करना है। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि शास्त्री जी का जो नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ा है वो उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है। यानी जो कर्मयोगी विशेषण जुड़ा है वो सही ही है। उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ हमें नजर आता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। तो यहाँ पे शास्त्री जी सामान्य परिवार से लेकर उन्होंने जो कुछ भी प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पद था और एक रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे इन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म, अपनी जो चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे से बताया है कि जो लोग हैं वो लोग अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं कि अभी हमें सफलता मिल जाएगी और हाथ की जो लकीरों है वो लकीरों से भी अपने भाग्य का निर्माण करके बैठे रहते हैं कि मुझे सफलता तो मिलने वाली है। पर यहाँ पे जो लेखक ने उल्लेख किया है कि लाल बहादुर शास्त्री इन लोगों में से नहीं है, वो अपने हाथ को लकीरों के बजाय से अपने जो चिंतन है और कर्म है की शक्ति पर ही अधिक भरोसा करते हैं और अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो यहाँ पे शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे और जो कर्म है उसमें फल की आशा वो रखते नहीं थे और संपूर्ण भाव से अपना जो कुछ भी कार्य है वो समर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तो अपना जो संपूर्ण जीवन है उन्होंने यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, यानी फल की जो उसमें जो कुछ भी कार्य करता है उसमें सफलता मिले, तब भी वो हमेशा अपना जो कार्य है उसमें वो उपेक्षित दृष्टि ही रखते थे। उनका जो जीवन दर्शन है वो गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्मयोगी का वो प्रतिरूप थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे ये जो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन में जो गीता श्रीमद् भगवत गीता का भी यहाँ पे जीवन दर्शन में उल्लेख किया है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे उनके जो उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के
प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन जो बातें हैं वो संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की ये जो तीन बातें हैं वो हमें उनके जो जीवन चरित्र में, जीवन दर्शन में हमें दिखाई देते हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, तो हमें किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफल होना है, तो अपने जो दायित्व है उनके पूरी तरह से उन कार्यों में हमें लगे रहना चाहिए और हमारा जो कार्य और समर्पण है उसमें भक्ति और कर्म में भी हमें समन्वय होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। तो लेखक ने यहाँ पे बताया है कि लाल बहादुर शास्त्री के जो जीवन की जो सफलता का रहस्य है वो उसमें महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही यहाँ भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति हो, समाज और देश के विकास का जो पूरा रहस्य है उसमें भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर ही भीतर रहा हुआ है। तो निहित यानी भीतर रहा हुआ, अंतर्गत, ये जो भक्ति और कर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत व्यक्ति, समाज और देश का जो विकास है वो भक्ति और कर्म के सिद्धांत के द्वारा ही उसमें अंतर्गत रहकर ही हम किसी भी कार्य में सफलता हो सकती है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया कि शास्त्री जी का जो संपूर्ण जीवन है उन्होंने श्रम यानी मेहनत, सेवा और सादगी भाव, और उन्होंने जो कुछ भी है वो अपना जीवन लोगों की भलाई में समर्पण कर दिया है, वो ही एक उत्तम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, तो उनके जो ये गुण है कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं है, बल्कि उनके देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। तो हम लाल बहादुर शास्त्री को देखते ही ये जो कार्य है और विचारों है उसमें हम उनको देखते ही एहसास हो जाता है कि उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जो कुछ भी कहते थे वही वो करते थे। जो कुछ भी करते थे वहाँ एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। राष्ट्र का जो लाभ, हमारे देश को, राष्ट्र को जो लाभ हो सके इसी भावना से वो लोगों को प्रेरित करके उसमें सहभागित करके और जो कुछ भी कार्य करना है उसमें वो लोगों को भी और राष्ट्र के लाभ के लिए प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यहाँ उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र से ही लोग उनको, देशवासी उनको चाहते भी थे, उन पर विश्वास भी रखते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। तो पंडित नेहरू की जो समृद्ध
राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाकर जो कठिन काम है वो आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं है, क्योंकि वो लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के जो राजनीतिक विरासत को भी संभालना जानते थे। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। तो पंडित नेहरू की जो राजनीतिक विरासत को संभालना वो एक लाल बहादुर शास्त्री ही जानते थे, और उन्होंने दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की एक आकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा को उन्होंने पूरे तरह से वो किया। और शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वहाँ सामान्य ही बने रहे। तो यहाँ पे उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। सामान्य परिवार में उनका परवरिश भी हुआ, पर देश के जो प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर वो पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे थे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वहाँ उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो यहाँ पे शास्त्री जी को उन्नीस 1921 में उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो भी छोड़ दी थी, और शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित भी करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह एक युक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो यहाँ पे बाइबल का ये जो एक वाक्य है वो उनके लिए सही है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। तो शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जब वो एक स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। तो गांधी जी के आह्वान साथ में वो गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे, यानी उन्होंने स्कूल भी छोड़ दी। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ में उन्होंने जो अपनी शिक्षा बाकी रही थी वो वहाँ पे पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यहाँ हुआ कि सन
1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। तो 1926 में लोक सेवा मंडल में लाल बहादुर शास्त्री उसमें जुड़ गए और जिसके पे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी ने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। तो गांधी जी के जो विचारों थे अछूतोद्धार के कार्यों में लाल बहादुर शास्त्री भी उनके साथ जुड़ गए और वहाँ से उन्होंने अपना नया जो अध्याय था वो भी उन्होंने शुरुआत की। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब उसके परिणाम स्वरूप लाल बहादुर शास्त्री को जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वहाँ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वो 7 बार जेल गए। तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन निरंतर चलती रही और 12 वर्षों के दौरान वो तो लाल बहादुर शास्त्री 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यहाँ अंदाजा लगवाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। अभी दूसरी बार उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने से फिर से उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। वो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। तो यहाँ पे उन्होंने गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में तो वो लगे हुए थे, वो रचनात्मक कार्य तो वो करते ही थे और दूसरी तरफ जो पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी वो लगे रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों को दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। तब उस पद पर 1938 तक किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और पूरी लगन के साथ उन्होंने अपनी जो कार्य था उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें अच्छे से वो कार्य कर पाए। इसके बाद वे के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से
किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट में परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। तो यहाँ पे 6 वर्ष तक उन्होंने इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप से वो वहाँ पे जुड़े रहे और उन्होंने अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों को समस्या का जो निकट से परिचित उनको कराया। पास ही ग्रामीण जीवन का जो अनुभव उनके पास भी था। अब उसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव उसमें जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। अभी यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री की जो संसदीय जीवन वो यहाँ से शुरुआत हुई, जिसका समापन यानी समर्पित देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचाने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उन्होंने अपना जो राजनीतिक गुरु लाल बहादुर शास्त्री को ही माना था और उनके जो मार्गदर्शन में ही उनका जो राजनीतिक जीवन है वो शुरू हुआ था। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। उन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वहाँ हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। तो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पदों पर वे रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया। फिर वहाँ पंडित नेहरू के अनुरोध में वो केंद्र में आए। फिर केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद भी उन्होंने संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का जो प्रमाण दिया था वहाँ हमारे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को भी कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री अपने पद के कारण वो अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। तो वो अपने आप को जनता के शासक नहीं पर उनके सेवक ही से ही वो मानते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में वो लोकप्रिय भी बन गए। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद अभी यहाँ पे पंडित नेहरू का जो मृत्यु हो गए उनके बाद देश के उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया। देश के उस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वहाँ एक उदाहरण है। तो शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तो वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारियों से अधिक कर्तव्यों को
तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। तो छात्रों को यहाँ पे उन्होंने संबोधित किया कि आपकी मंजिल, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, पर प्रत्येक को यहाँ सोचना चाहिए कि मैं देश का एक नागरिक हूँ। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तो शास्त्री जी ने बताया कि हमारा जो देश है वो प्रजातांत्रिक है और निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग हमें व्यवस्थित समाज के हित के लिए ही करना चाहिए। और अधिकार कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने की थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो इकाई है लाल बहादुर शास्त्री, लेखक ने बहुत अच्छी तरह से उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो 8वीं कक्षा के छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।